आज हम एक प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है आपके पास कि एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड। व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द स्फीयर। यानी कि एक सफ़ेयर जैसे कि आपके पास एक टेबल टेनिस की बॉल हो, तो आपके पास उस सफ़ेयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है जिसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है। और आपके पास इस सफ़ेयर का जो रेडियस है यानी कि सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री तक का जो फासला है रेडियस वो 0.5 मीटर है। आपने ये बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास इस सफ़ेयर में से पास हो रहा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे कहते हैं? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हों। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा होगा? यहाँ पर जो मौजूद सेंटर पर जो चार्ज मौजूद है वो क्रिएट कर रहा होगा। तो चूंकि चार्ज रुका हुआ है तो स्टेशनरी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह बनेगी, तो आपके पास उसकी सराउंडिंग में, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास इस तरह की लाइंस से, जो कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे पास, इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सफ़ेयर में से पास हो रही होंगी, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे और वही हमने मालूम करना है। अब आपके पास ये जो प्रॉब्लम है इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं जैसे कि रेडियस की, उसके बाद चार्ज की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाता है। अब आपके पास यहाँ पर जो हम सबसे पहले कर लेते हैं कि वो ये कि आपके पास अपने प्रॉब्लम का जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया गया है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास 0.5 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है आपके पास वो 0.5 मीटर है। जबकि जो सेकंड चीज़ हमें बताई गई है वो आपके पास चार्ज क्यू है और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 2 माइक्रोकूलम है, जो कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, आपके पास चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 10 टू द रेज पावर -6 और साथ आ जाएगा चार्ज का यूनिट कूलम। अब जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो टू फाइंड में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख लिया, और वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास वो यहाँ पे फाई और साथ आ जाएगा ई। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फाई ई और साथ हम लिख लेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो फाई होता है यानी कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो हमारे पास बराबर होता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास जो एरिया का नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ। तो ई यहाँ पर ये और साथ आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ एरिया आ जाएगा। यहाँ पर जो एरिया होगा वो हमारे पास एक सफ़ेयर का एरिया होगा। सफ़ेयर का एरिया क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सफ़ेयर में से पास कर रही हैं। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया ऑफ द स्फीयर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये मालूम करना पड़ेगा कि इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई होगी आपके पास एक स्फीयर के रेडियस पर। लेकिन एक ख़ास बात यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर जो आपके पास नॉर्मल है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो, और आपके पास जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है एरिया का, वो एक दूसरे के क्या है, वो आपके पास पैरालेल है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ होंगी, तो इसी तरह जो एरिया है उसकी डायरेक्शन भी इसके बिल्कुल इस तरह होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। इसी तरह इस पॉइंट पर भी आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड की तरफ होंगी, ठीक है, इस तरफ। तो आपके पास एरिया की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसी तरफ ही होगी। तो हर पॉइंट पर आपके पास सफ़ेयर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही एरिया की होगी। तो हम कह सकते हैं कि ई पैरेलल है एन यूनिट वेक्टर के। जब उसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई, इसको लिख सकते हैं आपके पास फाई, उसके बाद आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फाई ई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ई ए डॉट खत्म, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा आपके पास ई ए और साथ आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ थीटा। जबकि कॉस ऑफ थीटा, जबकि थीटा यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के नॉर्मल वेक्टर में, या नॉर्मल जो उसका है ना यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो। तो यहाँ पर जो थीटा है ये पैरेलल होने की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो थीटा होगा वो दरअसल क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स?
तो आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज की वजह से, जैसे कि यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है सफ़ेयर के सेंटर पर, तो एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसकी सराउंडिंग में वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपके पास के क्यू ओवर आर स्क्वेयर से। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास एक चार्ज की, जिसमें के जो है वो हमारे पास एक कूलम कांस्टेंट है, क्यू हमारे पास वो चार्ज है जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, और आर हम किस फासले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देख रहे हैं। उसके बाद ए यहाँ पर एरिया है, और वो जो एरिया है हमारे पास किसका आएगा, वो सफ़ेयर का एरिया आएगा, और जो एरिया ऑफ सफ़ेयर होता है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वेयर। ये आपको ज़ुबानी अब पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर सफ़ेयर की बजाय एक सर्कल होता तो एरिया पाई आर स्क्वेयर आ जाता। अगर एक स्क्वेयर होता तो आपके पास उसकी जो लेंथ होती जो भी, उसका स्क्वेयर आ जाता। तो डिफरेंट शेप्स के लिए जो एरियाज होते हैं उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। अब साथ यहाँ पर आ जाएगा कॉस, जबकि आपके पास जो एंगल है यहाँ पर वो कितना था, वो 0 बना था, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया। जबकि आपको ये पता है कि जो कॉस 0 होता है वो दरअसल 1 होता है। तो आपके पास नेक्स्ट टाइम फिर हम खाली यही लिखेंगे कि फाई ई, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो फाई ई मेरे पास आ जाएगा आपके पास के, जो कि कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 9 है। जबकि जो क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -6 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वेयर, और आर हमारे पास यहाँ पर 0.5 है, तो मैं लिख लूँगा 0.5 और उसका स्क्वेयर। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4, जो कि एरिया के टर्म्स के अंदर आ रहा है। फिर आपके पास पाई यहाँ पर आ रहा है, पाई की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो कि 3.14 है। उसके बाद यहाँ पे पाई को मैंने सीधा भी कर दिया। अच्छा, अब आपके पास पाई की वैल्यू पुट कर दी, साथ आर कितना था, वो आपके पास हमारे पास 5 था, तो मैं यहाँ पर 0.5 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर, तो वो मैंने कर दिया। ये 0.5 का स्क्वेयर इस 0.5 के स्क्वेयर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास जो कि फाई ई है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इक्वल टू, अब आपके पास 9 मल्टीप्लाई होगा 2 से 18 4 सा होता है 72 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेटर पर मैं कर भी देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ पर आपके पास। तो 72 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 3.14, तो 3.14 लिखता हूँ मैं यहाँ पर। तो आंसर हमारे पास आ गया, 72 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 226.08। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास 226 पॉइंट, और हम फर्स्ट डेसिमल तक लिख लेते हैं, तो 8 पीछे जो है 0 से बड़ा है 5 से, तो फिर आगे एक इंक्रीमेंट हो जाता है 0 की बजाय हम फिर यहाँ पे 1 निकलेंगे। मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10। अब ये 10 टू द रेज़ पावर 9, 10 टू द रेज़ पावर -6 यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम तो पावर ऐड, जबकि 9 - 6 फिर क्या होता है आपके पास, वो 3 होता है, तो मैंने 3 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ पर कूलम आ जाएगा जिसके लिए c की पावर -1 लिखी जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा एक ऐसे चार्ज के लिए जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम हो, और उसका जो रेडियस है सफ़ेयर का जिसके सेंटर में वो मौजूद है उसका रेडियस 0.5 मीटर हो, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें से पास कर रहा होगा वो 226.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एक सफ़ेयर से क्या कर सकते हैं, जब चार्ज उसके सेंटर पर मौजूद हो तो एक और तरीक़ेकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि असल में गाउसेस लॉ है या गॉस लॉ है। और वो क्या कहता था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो किसके बराबर होता है, जो चार्ज उस सफ़ेयर में या सरफेस में इनक्लोज है। जैसे हमारे पास सफ़ेरिकल सरफेस थी तो क्यू इनक्लोज आ गया, डिवाइड बाई कर दें आप एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो चार्ज इनक्लोज की वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से, जो कि 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर -12 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। और इस एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, जिसके लिए मैं m की पावर -2 यूज़ करूँगा, और साथ आ जाएगा पर न्यूटन जो कि n की पावर -1 होता है। तो आपके पास चार्ज इनक्लोज और इसकी वैल्यूज़ को पुट करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं और गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो आज हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया।